Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all the students. I hope you are doing well. Today we are discussing vitamin B9, also known as folic acid. So let's see its introduction. Discovered by Dr. Lucy Wild in 1931, and it is a water-soluble vitamin. Its name was from Latin word folium, which means leaf, as it was firstly आइसोलेटेड एंड यू कैन से दैट इसकी रिसर्च में देखा गया कि ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स में ज़्यादा होता है, इस वजह से इसको जो है वो फोलियम का नेम दिया गया। इसके अलावा भी इसके दो नेम हैं जो कि हैं फोलेट एंड फोलासिन। फोलेट इज़ अ नेचुरल सोर्स, जो नेचुरल फॉलिक एसिड होता है उसको फोलेट बोलते हैं। एंड it was first discovered in monkeys as megaloblastic anemia. Folic acid is its supplementary form. So you have to know this both the points, supplementary and natural form. नेक्स्ट है जी केमिकल स्ट्रक्चर। तो एक्चुअली ये एक रिंग स्ट्रक्चर होता है जो कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं, और इसके अंदर 3 कंपोनेंट्स होती हैं। टेरिडीन रेजिड्यूज होती हैं, पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड होता है, और एक ग्लूटामिक एसिड होता है। जब ये तीनों मिलते हैं तो एक स्ट्रक्चर बनता है जो कि एक फॉलिक एसिड का स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट आ जाती है इसकी एब्जॉर्प्शन कहाँ होती है, इसकी रीअब्जॉर्प्शन कैसे होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम जो लेते हैं ना, जो फॉलिक एसिड हम लेते हैं वो पॉलीग्लूटामेट की फॉर्म में होता है, लेकिन हमारी जो बॉडी है एब्जॉर्ब करती है उसको मोनोग्लूटामेट की फॉर्म में। सो देयर इज़ एन एंजाइम जिसको हम लोग फोलेट कहते हैं, फोलेट कॉन्जुगेसिस कहते हैं। वो ये फंक्शन परफॉर्म करता है जो कि फोलेट जो है हम पॉलीग्लूटामेट को जो है वो मोनोग्लूटामेट में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट आ जाता है कि इसकी एब्जॉर्प्शन किस तरीके से होती है। जो फॉलिक एसिड है अगर तो लो अमाउंट में हो तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू वॉल्स ऑफ इंटेस्टाइन में चला जाता है, यानी कि एटीपी के खर्च के साथ। लेकिन अगर हाई कंसनट्रेशन में हो तो फिर ये पैसिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू इंटेस्टाइन की वॉल्स को क्रॉस करता है। बायो अवेलेबिलिटी की बात करें तो जो नेचुरल सोर्सेज हैं उसके अंदर ये थोड़ा कम मिकदार में होता है, और ये इतना रेडिली जो है वो नहीं पाया, जो है वो बॉडी में एब्जॉर्ब होने के लिए नहीं होता। लेकिन अगर हम लोग सप्लीमेंट्री फॉर्म में ले तो ये रेडिली अवेलेबल होता है। नेक्स्ट हम लोग स्टडी करते हैं जी कि इसकी एक्सक्रीशन किस तरह से होती है बॉडी में, ये कौन सा पाथ फॉलो करता है। इसका जो पाथ है वो बिल्कुल बाइल जैसा ही है, जैसे कि बाइल पहले लिवर में होता है फिर इंटेस्टाइन में जाता है, तो ये इस तरह का जो है वो पाथ फॉलो करता है कि पहले जो है वो लिवर से और फिर जो है वो इंटेस्टाइन में जाता है। दूसरा जो अल्कोहलिक कंजप्शन करते हैं उनके अंदर जो है वो ज़्यादा रिमूवल ऑफ हो रहा होता है किडनी से थ्रू, तो उनके अंदर इस विटामिन की कमी हो जाती है। सो वो लोग जिनको इसकी कमी है और वो ऑलरेडी सप्लीमेंट्स ले रहे हैं तो उनको चाहिए कि वो अल्कोहल कंजप्शन जो है वो उसको अवॉइड करें और ना करें। अच्छा, रोल एज अ कोएंजाइम देख लेते हैं। इट्स इन कोएंजाइम फॉर्म जो है वो THFA, उसका अब्रीविएशन बताऊँ तो टेट्रा हाइड्रोफॉलिक एसिड। ठीक है, इस फॉर्म में क्या क्या फंक्शन करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो RNA और DNA के सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। दूसरा ये बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिक रिएक्शंस में काम करता है, कार्ब्स फैट्स वगैरह। उसके अलावा जो है ये न्यूरोट्रांसमीटर्स की फॉर्मेशन में भी काम करता है। एंड द फोर्थ वन इज़ अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म, जो कि एक्चुअली एक अमाइनो एसिड को दूसरे अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करने का काम होता है, उसके अंदर भी ये इन्वॉल्व होता है। इसमें फॉर एग्जांपल जैसे ग्लाइसिन टू सीरीन कन्वर्जन हो सकती है। तो दिस टाइप ऑफ कन्वर्जन ऑफ अमाइनो एसिड इज टेक प्लेस बाय इट। ठीक है, स्टोरेज की बात करें तो स्टोरेज जो है वो लिवर में स्टोर होता है पॉलीग्लूटामेट की फॉर्म में। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं इसके सोर्सेज में स्पिनच ग्रीन लीफी वेजिटेबल है, लेंटिल्स जितनी भी दालें आ गई हैं आपकी, सीरियल्स जितने भी आपके हैं, बीफ लिवर यानी कि जो ऑर्गन मीट्स हैं वो बहुत अच्छा सोर्स है, एग यॉक बहुत अच्छा सोर्स है इसका, और जितने भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स इसके अलावा आते हैं वो सारे जो है वो बहुत अच्छा सोर्स हो सकते हैं फॉलिक एसिड का। इसके अलावा हम लोग बहुत सारे सप्लीमेंट्स भी लेते हैं। फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स जो हैं और वो डेली बेसिस पे लेना बहुत इफ़ेक्टिव भी होता है, और इसका सप्लीमेंट की फॉर्म में मैंने आपको पहले बताया कि सप्लीमेंट की फॉर्म में जो है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है रादर देन इट्स नेचुरल फॉर्म। सो नेक्स्ट वी हैव टू डिस्कस इट्स RDA। यस, RDA अडल्ट्स की बात करें अबव 18 की तो 400 mcg होता है, यानी कि माइक्रोग्राम पर डे रिक्वायर होता है। प्रेग्नेंट वुमेन में देखें तो 600 माइक्रोग्राम चाहिए होता है।
और जो लैक्टेटिंग वुमेन है उनके अंदर 700 माइक्रोग्राम पर डे चाहिए होता है। ये हम लोग जब इसकी डेफिशिएंसी डिजीज़ पढ़ेंगे तो आप लोग इसको और ज़्यादा अच्छे से जान सकेंगे कि क्यों ये प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन में ज़्यादा चाहिए होता है। अपर लिमिट इसकी 1000 माइक्रोग्राम पर डे है। अगर ये लिमिट रीच हो जाए तो टॉक्सिसिटी कॉज हो सकती है। डेफिशिएंसी डिजीजेस, यस, जब किसी भी सेल ने बोन मैरो में हमारे जो आरबीसीज बन रहे होते हैं उनकी डिवीजन के लिए फोलेट बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए डॉक्टर्स जो हैं वो डेली बेसिस पे इसके सप्लीमेंट लेने को भी जो है वो प्रिडिक्ट करती हैं, ठीक है, प्रिस्क्राइब करती हैं अपने पेशेंट्स को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इसकी डेफिशिएंसी हो तो मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है, जिसमें क्या होता है कि जो आरबीसी का साइज़ या तो बढ़ सकता है और या फिर ये इमेच्योर रह सकते हैं। दो किस्म की सिचुएशन हो सकती हैं। दूसरी टाइप ऑफ जो डिजीज़ आती है वो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, ठीक है। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में क्या होता है, जो हमारा स्पाइना है उसकी डिजीज़ हो सकती है। फॉर एग्जांपल जैसे कि है स्पाइना बिफिडा, ठीक है। और स्पाइना बिफिडा में क्या होता है कि जो हमारी स्पाइन है वो क्लोज नहीं होती, और ये जो डिसऑर्डर है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जब ऑनसेट होता है प्रेगनेंसी का फर्स्ट 16 डेज़ के अंदर अंदर ये डिसऑर्डर होता है। तो इन डेज़ में फॉलिक एसिड का, मैंने आपको बताया ना, प्रेग्नेंट वुमेन में 600 mg चाहिए होता है, माइक्रोग्राम सॉरी। तो वो जो चीज़ है वो इसलिए ज़रूरी होती है क्योंकि 16 डेज़ ऑफ प्रेगनेंसी में क्या होता है कि ये डिजीज़ होने का खतरा होता है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लें तो है जी एब्सेंस ऑफ ब्रेन, यानी कि एनएनसेफेली जो एक डिज़ीज़ है वो कॉज हो सकती है। इसके अंदर यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, लेकिन एनएनसेफेली जो है इसका नेम होता है। इस डिज़ीज़ में क्या होता है कि बच्चे का जो ब्रेन है वो डेवलप नहीं होता। हमने पढ़ा था कि फ़र्स्ट 120 डेज़ में जो है वो ऑर्गन्स डेवलप होती हैं न्यू फिटस में। तो इन डेज़ में अगर फर्स्ट मंथ में बच्चे को सही खुराक नहीं पहुँच रही, दैट इज़ थ्रू मदर फीड, तो इस तरह की डिजीज़ होने का ख़तरा हो सकता है। सो फॉलिक एसिड इज़ वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट। हम लोगों ने सारा इसके डिस्कस कर लिया, इसके सोर्सेज, इसकी डेफिशिएंसी डिजीज़, उसके फंक्शंस क्या क्या हैं। This was all about vitamin B9 folic acid. If you guys have any question related to it, you may ask in the comment section. I must answer to that. Thank you so much for watching this video.